गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। बहुत समय से एक मिस्टेक मैं कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो +2 की किताब है, तो माफ़ी चाहूँगा। अब मैं उन वीडियो को फिर से रिकवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि हर चैप्टर की वीडियो आप तक जो है पहुँच सके, तो इसलिए उसी विषय के साथ आप उसको लेना होगा। मान के कि सर ने यहाँ पर गलती करी है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा फिर से, और कंटिन्यू रखते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और यदि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, उससे मेरी वीडियो आप तक जो है जल्दी पहुंच जाती है और आप उसको देख भी पाएंगे और अच्छे नंबर भी ले पाएंगे। आपका अध्याय 6 काफ़ी समय से प्रारंभ हो चुका है और उसका चौथा भाग अब आज आप तक जो है पहुंचने वाला है। लेकिन तीसरे भाग को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से बताया गया था, तो उसके संदर्भ में 10 आपसे जो है मैं रिक्त स्थान भरवाने वाला हूं। देखते हैं आप लोग 10 में से कितने मार्क्स जो है, या जितने भी रिक्त स्थान है उसमें से कितने आप जो है सही करते हैं। चलिए, पहला ये रहा। सामंतवाद का पतन इंग्लैंड में कौन सी ईस्वी में हुआ? फ्रांस में जो 1789, जर्मनी में 1884, और रूस में कब हुआ, ये दो आपको जो है समय बताना होंगे। तो इंग्लैंड में हुआ था 1885 1485 ईस्वी में, और उसके पश्चात अगर रूस की बात करें तो रूस की क्रांति घटी थी 1917 ईस्वी में, तब जो है जाके सामंतवाद का पतन जो है वो हुआ था। दूसरा ये रहा, 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के किस धर्म को मानने वाले लोग थे उनके बीच में, और एशिया के जो मुसलमान थे उनके बीच में किस जगह को लेकर, किस जमीन को लेकर जो है युद्ध लड़े गए थे, जिन्हें धर्म युद्ध जो कहा जाता है। तो बताएंगे पहले यूरोप में कौन से किस धर्म को मानने वाले हैं, वो ईसाई धर्म को माने, तो उनको कहेंगे ईसाइयों के बीच में, और किसके बीच में, मुसलमानों के बीच में। किस जगह को लेकर? जेरूसलम, बिल्कुल सही कहा, जेरूसलम। और ये कहाँ है? आधुनिक इजराइल में ये पड़ता है। तो उस जमीन को लेकर ये आपस में धर्म युद्ध लड़े गए थे। फिर तीसरा ये रहा, 1347 ईस्वी से कितने ईस्वी तक यूरोप में एक भयानक जो प्लेग फैला था, जिसे काली मौत भी कहा जाता था, उस प्लेग को किस नाम से जाना जाता, वो भी आपको बताना। तो ये लगभग जो 3 वर्षों तक रहा, 47 से लेकर जो 50 तक जो ही ये रहा, और इसे कहा जाता था ब्यूबोनिक। क्या कहा जाता था? ब्यूबोनिक प्लेग जो है इसको कहा जाता था। चौथा ये रहा, डैश श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति ये कौन से वर्ग में आते थे? ये वो वर्ग था जिसने शासकों को जो है ताकत दी, उनकी सहायता करी, और सही बोला, ये थे मध्यम वर्ग का उत्थान। पांचवा आता है ये कि डैश के प्रचलन से कहीं से भी वस्तु खरीदी जा सकती थी। क्या चीज थी वो? और वो थी मुद्रा। मुद्रा का प्रचलन, तो मुद्रा इंपॉर्टेंट है। छठा ये रहा, वास्तव में डैश का जन्म से लेकर कब्र तक ये कौन सी संस्था थी पश्चिम में जिसका पूरा जो है नियंत्रण था लोगों के ऊपर? तो वो तो कौन थे? चर्च थे, बिल्कुल सही कहा, चर्च। सातवां ये रहा कि डैश चर्च का सर्वोच्च अधिकार वो रोम में निवास करता था। यस, पादरियों का सबसे बड़ा जो है पादरी, या हम कहेंगे कि ईसाई जगत में सबसे बड़ा जो धार्मिक गुरु था, उसे क्या कहा जाता है आज भी? वो था पोप। तो पोप जो है चर्च का सर्वोच्च अधिकारी जो है होता है। आठवां ये रहा, पोप के बाद दूसरा स्थान किसे मिलता है? बिल्कुल सही कहा, आर्क बिशप, और उसके बाद बिशप का स्थान आता है, फिर पादरियों का स्थान आता है। नौवां ये रहा, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही कहा, मंक कहा जाता है, भिक्षुओं को नन कहा जाता है, मंक और नन। और 10वां अंतिम ये रहा कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं के एक नए समूह का उत्थान हुआ। वो भिक्षु जो मठों में नहीं रहते बल्कि बाहर रहते थे, घूमते रहते थे, और जो शिक्षाएं हैं किसके द्वारा? जो ईसा मसीह की शिक्षाएं, उनका प्रसार जो है वो करते थे, और लोगों का ही भोजन खाते थे जो वो मिलता था। तो इनको, इन भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही का, फ्रायर उनको कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाग 4 में। जो विषय हम ले रहे हैं, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नगरों का विकास हुआ 11वीं शताब्दी में, उनका उत्थान के पीछे कारण क्या थे, कॉज क्या थे? फिर नगरों की जो नगर जो स्थापित हुए 11वीं शताब्दी में, वो क्या थे, उनके फीचर्स कैसे देखने में थे, क्या क्या वहाँ पर जो सुविधाएं थी। फिर इसी तरह से राज्यों का जो है गठन हुआ, नए नए राष्ट्रीय राज्य, ऐसे राज्य जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो है नए राज्य बने। तो ये कैसे बने और इनके उत्थान के कारण क्या थे? कॉज ऑफ द राइज ऑफ द नेशन स्टेट से कैसे जो है उत्थान हुआ, ये भी हम बात करेंगे। चलिए, पहले आता है नगरों का विकास और नगरों के उत्थान के कारण। इस बार मैंने जो लिया है वो वही तरीका है जब कभी गुरुकुल में हम पढ़ते थे। गुरुकुल में क्या होता था, जो
आपके गुरु होते थे वो किसी ऊंचे प्लेस पे बैठ जाते थे और वो बच्चों को सिर्फ मुख से जो है वो शिक्षा देते थे, कोई किताब नहीं होती थी। तो आज वही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पिक्चर के साथ कि कितना आपको याद रहता। देखिए यहाँ पर दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता है कि कितना हम जो है गुरु ने कहा और उसको कितना समझ रख सक पाएंगे। इसका इम्तहान आपका आज रहेगा 2 विषयों में ही, एक नगरों के विकास के लिए और नगरों की विशेषता के लिए। भाई नगरों का विकास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ये चर्चा कर चुके हैं। तो नगरों का जो विकास हुआ, देखिए एक तो 11वीं शताब्दी में हुआ, याद रखना नगर जो स्थापित हो 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था, जब सामंतवादी व्यवस्था जो है स्थापित थी उन्होंने की। तो जो सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई वो हुई 15वीं शताब्दी में जाकर। तो 11वीं शताब्दी में अभी जो कौन थे, सामंत थे। उस समय जो है नगर बनना शुरू हो गए थे। अब नगर क्यों हुए, पहले आता देखिए कृषि का विकास। किस समय जैसे व्यतीत होता गया, पहले क्या था, रोमन साम्राज्य था, फिर वो खत्म हुआ, अराजकता फैल गई, अराजकता जैसे जैसे खत्म, सामंतवाद आए, सामंतों ने जो है थोड़ा सा जो है वो व्यवस्था कायम करी। तो उससे क्या हुआ, अब कृषि में थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन मिलने लगा और अब क्या है, जो कृषक था वो सरप्लस कृषि करने लगा। अनाज जो अपने लिए जरूरत था वो तो कमाने लगा, लेकिन उसके साथ उसके पास ज़्यादा भी हो गया। अब उसको बेचने के लिए क्या किया, उसने ऐसी जगहों को चुना जहाँ पर वो बेच सकता था, जहाँ पर लोग कुछ ऐसे थे जहाँ पर ज़्यादा लोग थे और खरीद सकते थे। तो ऐसी जगहों को उसने चुना और जैसे कि एक जगह पर वो उसने जो है वो केंद्र स्थापित कर दिए। कैसे केंद्र, जहाँ पर वो बिक्री केंद्र जिन्हें कहेंगे, तो बिक्री केंद्र वो जाने लगे। और यहाँ पर और भी लोग आने लगे क्योंकि ऐसी जगह को चुना। जैसे मंडी की बात करें, हमारे मंडी में जो है, अगर मंडी शहर देखा जाए तो उसी का ही एक एग्जाम्पल है कि वो इसलिए डेवलप हो पाया क्योंकि लोग वहाँ व्यापार की दृष्टि से लोग जाते थे और आज भी जाते हैं। गाँव से लोग अपने साग सब्जियाँ बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, मंडी जाते हैं, मंडियों में जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो एक जो है वो मंडियों की तरह ही जो है वो एक ऐसी जगह स्थापित थी जहाँ बिक्री जो है की जाती थी, सरप्लस अपना अनाज बेचने के लिए। तो यही वो जगह थी जहाँ पर जब लोग आने लगे बहुत सारी जगह से, अब वो अपना सामान बेचते थे, उनके पास धन भी होता था। अब क्या था, वहाँ पर जो है एक चाय वाला भी आ गया, दुकानदार भी आ गया और भी आने। इस तरह से क्या वहाँ पर एक छोटी छोटी चीज़ें जो बनना शुरू हो गई, है ना, व्यापारी केंद्र बनना वहाँ शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, एक छोटा सा जो है वो कस्बा बन गया, छोटा से कस्बे एक छोटा सा नगर बनना शुरू हो गया जहाँ पर बिक्री केंद्र स्थापित थे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जो सड़कें थी वो अच्छी होने लगी क्योंकि लोग वहाँ पर आने लगे, वहाँ पर अपना सामान लेकर, तो इसलिए अच्छी सड़कें भी होनी चाहिए। तो ये जो जगह थी ये डेवलप होने लगी, किस में बदल गई, गाँव से ये नगरों में जो स्थापित होगी। तो इसलिए कृषि का विकास ही प्रारंभ हुआ और यहीं से नगर जो स्थापित हुआ। क्लियर हो गया सब कुछ। अब आता है दूसरा, जिसमें आता है व्यापार का विकास। अब जो है क्या हुआ, व्यापार में भी विकास होने लगा। व्यापार कैसे हुआ, अभी जो है कृषि उत्पाद में जो है वृद्धि हुई। अब जो कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई तो उसके साथ जो है धन आने लगा, तो धन के साथ साथ जो है छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग थे वो भी स्थापित होने लगे, कपड़ा बनाने का काम या कुछ और कोई कुछ भी चीज़ बनाने का काम। तो वो अब क्या है, केवल यही नहीं, बिक्री केंद्रों में नहीं, अब वो बाहर भी जाने लगा, विदेशों में भी जाने लगा, दूसरे देशों में भी बिकने लगा। तो ऐसी जगह जैसे कि वेनिस की बात करें, इटली में वेनिस जो है वो ऐसी जगह थी जहाँ पर समुद्री जो है वो बंदरगाह थी, तो वहाँ पर जो है माल आने लगा, तो वो ज़्यादा बड़ा केंद्र जो है स्थापित हो। तो ये भी जो है नगर स्थापित हुए इन्हीं के कारण, व्यापारिक नगर जो है, व्यापार के कारण व्यापार बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, धन आने लगा। और लोग जो व्यापारी होता है वो कहाँ रहना पसंद करता है, नगरों में जाकर, शहरों में, जहाँ पर उसको सुविधाएं जो है मिलती है। और इस प्रकार से उसके आने से देखिए ये वैसा ही है जैसे कि हिमाचल में एम्स जो है बिलासपुर में बन रहा है, और आप जाएंगे तो वो जगह में कभी कुछ नहीं होता था उस जगह के ऊपर, आज वहाँ जहाँ एम्स बन रहा है उसके चारों तरफ अब बाजार बनना शुरू हो गया है, लोगों ने बड़े बड़े घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो एक चीज़ के आने की वजह से क्या होता है, वो नगर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ठीक, पर व्यापार के कारण, व्यापारिक केंद्र होने के कारण, व्यापार के होने के कारण क्या हुआ, अब जो है वहाँ पर नगर भी बनने लगे, पैसा आने लगा, धन आने लगा और उससे नगर स्थापित होने लगे। तीसरा आ गया धर्म युद्ध, जिसकी चर्चा जो मैं कर चुका हूँ। धर्म युद्ध कहाँ हो गया, जेरूसलम में जाते हैं लोग, कहाँ से, यूरोप जा जाते हैं और पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं धर्म युद्ध में ही, ये धर्म युद्धों के कारण की ही बात कर रहा हूँ मैं, कि धर्म युद्धों के कारण भी जो नगरों का विकास हुआ। कैसे हुआ, वहाँ जब वो जाते हैं तो उन धर्म युद्धों में क्या है, यूरोपियों का ज्ञान में वृद्धि हुई। कैसे कि मुस्लिम नगर देखकर पहले उनको लगता कि हमारे ही नगर सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन जब वहाँ के नगर उन्हें देखे तो वो तो उससे भी कई गुना बड़े स्थापित थे। तो वहाँ की जो चीज़ें थी, किन से उनका विकास हुआ था, पैसा आया होगा ना, तभी वो नगर स्थापित हुए होंगे। तो पैसा कहाँ से, कौन सी चीज़ों को बेचा, कौन सी नई चीज़ें थी उनके लिए क्या चीज़ था, रेशम था, मलमल था, गरम मसाले थे, या फिर विलासता की जो वस्तु, शराब था, कोई दूसरी चीज़ें थी।
ऐसी चीज़ों को जो है अब उन्होंने देख लिया था वहाँ पर, और अब जैसे ही धर्म युद्ध समाप्त हुए तो इन चीज़ों को खरीदने और बेचने का व्यापार भी प्रारंभ हो गया, किससे? पश्चिमी एशिया की तरफ से। और इस प्रकार से यूरोप और पश्चिमी देशों के बीच में धर्म युद्धों के कारण ही व्यापार प्रारंभ हुआ। क्लियर होगा? किन चीज़ों का? रेशम, मलमल, गर्म मसाले और विलासिता की वस्तुओं का। और इनकी मांग जो है वो यूरोप में बढ़ने लगी। और इस प्रकार से लोगों के पास क्या आया? पैसा आया, और पैसे से क्या बने? नगर स्थापित हुए। क्लियर हो गया? फिर चौथा था नगरों की स्वतंत्रता। एक और व्यवस्था थी जिसने नगरों को जो है वो स्थापित किया, वो था स्वतंत्रता। आपने देखा दासता, जो 85 से लेकर 90% जो लोग थे वो दासता थी, उनकी कृषक दास थे। अभी जो कृषक दास थे ये भी आज़ाद होना चाहते थे पंछी की तरह। ये नगरों में जाएंगे तो आपको जो है आज़ादी का भाव जो है होगा वहाँ पर। इसी तरह की किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसे जो है नगर स्थापित हुए। और एक उस समय एक और बात थी कि जब कभी सामंतों की नज़र से कोई भाग जाता था, कृषक भाग जाता था, और वो एक साल और एक दिन नहीं मिलता था। याद रखना, 1 वर्ष और 1 दिन, मतलब 365 दिन होते हैं ना, तो एक दिन और मिला के बनेगा 366 दिन। तो 366 दिन अगर उसको नहीं मिलता है, वो उसका जो भागा हुआ किसान है, तो उसे आज़ाद माना जाता था, स्वतंत्र माना जाता था। क्लियर है? तो आज़ादी होने का तरीका, तो लोग भाग जाते थे और कहाँ चले जाते? इन नगरों में चले जाते और भेष बदल कर वहाँ रहते थे, और इस प्रकार से आज़ाद हो जाते। क्लियर हो गया? और कुछ जो है सामंत जो है, क्योंकि जब वो नगरों में गए तो उनको लगा यहाँ तो बहुत हम ऐसोप्रस्ती है, पैसा उनके पास कमी नहीं थी, तो वो विस्थापित कहाँ हुए? नगरों में चले गए। तो इससे क्या हुआ? नगर और भी बड़े होते चले गए। क्लियर हो गया? पैसा आता गया तो नगर जो बड़े होते गए। तो नगरों की जो स्वतंत्रता थी, जो वहाँ की आज हवा थी, उसने भी प्रोत्साहित किया नगर स्थापित करने में। क्लियर हो गया? समझे बात? तो ये 4 व्यवस्थाएं थी जिनके कारण नगर स्थापित हुए। अब आता है नगरों की विशेषताएं, कि ये जो नगर स्थापित हुए 11वीं शताब्दी में, इसमें क्या क्या सुविधाएं थी, विशेषताएं क्या थी। पहले बात करते हैं आधारभूत सुविधाओं की कमी, कि आज के जो आधुनिक नगरों की बात करें हम, उन नगरों से ये बिल्कुल ही अलग थे। एक तो आधारभूत सुविधाओं की कमी थी। एक और आ जाता है ऊपर, इन नगरों में जो प्रमुख की बात कर लेते, ये नगर आपका नाम देना पड़ेंगे। उसमें 11वीं शताब्दी में जो नगर बसे गए थे वो था वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, जिनेवा, नेपल्स, लंदन, क्लोन, प्रेग, वर्शिलोना, रोम और ऑक्सफोर्ड। ठीक है? ये नगरों के नाम आपको देना पड़ेंगे कि ये नगर उसमें स्थापित हो। अरे इनमें कहते हैं आधारभूत सुविधाओं की कमी थी। अब आधारभूत की बात करते हैं कि ऐसे जब नगर की बात आती तो हमें लगता कि ये सारी सुविधाएं हों, लेकिन उस समय जो नगर स्थापित हो उसमें जो है सारी सुविधाएं नहीं थी। ये कैसे थे? ऐसे नगर थे जो बिना किसी मैप के ही बस गए थे। मैप का होता कि योजना का अभाव था, बीच में कहाँ गलियां होंगी, कहाँ सड़कें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, और हर कहीं बस गए। सटे हुए शहर थे, लकड़ियों के बने होते, और कभी आग भी लग जाए तो एक साथ ही जल जाए पूरा का पूरा शहर। ऐसे ये शहर बसे होते, योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसे होते थे। कम जो सड़कें थी वो चौड़ी कम थी, गलियां थी तो बहुत ही संकरी थी, जल निकासी के लिए उचित प्रबंध नहीं था। समझा नहीं बात? तो इसे कहेंगे हम क्या बात? आधारभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए जैसे होने चाहिए, तो स्वच्छता का कोई जो है यहाँ पर नहीं था, ना नियमों का था, ना स्वच्छता का कोई ध्यान रखा गया था। और इससे क्या होता था? बीमारियां फैलती थी इन शहरों में, और बीमारियों के कारण क्या होता था? बीमारियां नहीं, महामारियां फैलती थी। प्लेग जैसी महामारियां, जैसे नाम सुना ना आपने, ब्यूबॉनिक, तो ऐसी ही महामारियां फैलती थी और लोग मारे जाते थे हजारों में। इन शहरों की बात करें हम जो 11वीं शताब्दी में बसे हुए थे। तो अगर हम लोगों की बात करें तो इतने लोग भी नहीं थे। अगर हम उस समय के जो जर्मनी शहर की बात करें, जो शहर बसे गए थे जर्मनी में, जर्मनी की बात नहीं करें, जर्मनी के बीच में जो शहर बसे गए थे 11वीं शताब्दी में, उनमें लगभग जो अधिकतर संख्या थी वो 3000 की थी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आधारभूत सुविधाओं की कमी थी इन शहरों में, ऐसे शहर थे। दूसरा आता है सुरक्षा व्यवस्था। अब यहाँ पे जो सुरक्षा, देखिए उस समय अगर मध्यकाल को कहें तो मध्यकाल को कहेंगे युद्धों और आक्रमणों का काल। क्या कहेंगे? युद्धों और आक्रमणों का काल, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा युद्ध जो है लड़े गए धार्मिकता के नाम पर। और युद्ध में कौन जाते थे? पुरुष लोग जाते थे, स्त्रियां नहीं जाती। युद्ध जाते थे तो पीछे कौन जाते थे? स्त्रियां रह जाती। तो चोर जो लुटेरे थे उनके लिए जो है बड़ा सुनहरा मौका होता था जब ये युद्ध होते थे। तो उनकी जो है बहुत जो है वो दुकानें चल रही थी उस समय। तो इससे क्या हुआ? अराजकता फैल गई। क्लियर हो गया? वो व्यवस्था स्थापित नहीं रही, अराजकता वहां पर फैली हुई थी, क्योंकि युद्धों और आक्रमणों के कारण ये व्यवस्था स्थापित थी। ठीक है जी? इसके लिए क्या किया गया? इसका एक तरीका ढूंढा गया कि जो नगर स्थापित हुए जो 11वीं शताब्दी में, उनके चारों तरफ दीवार बनाने का जो है वो कार्य आरंभ हुआ। एक किलाबंदी उनकी कर दी जाती थी उनके चारों तरफ। जैसे ये शहर है, यहाँ आपको नजर आएगा तो किला की तरह जो इस चारों तरफ एक दीवार भी नजर आएगी। तो ऐसे शहर उस समय बसे गए थे, याद रखना। किलाबंदी कर दी गई ताकि जो चोर, और किलाबंदी के बाहर किले कर दिए, उससे बाहर जो है वो खाइयाँ खोदी गई
जहाँ पानी भरा रहता था। और उससे भी क्या, वो पानी किस लिए भरा, ताकि जो है कोई भी जो आक्रमणकारी आसानी से अंदर घुस ना पाए। और जो अंदर जाने के रास्ते थे वो दरवाजे होते थे, चारों तरफ से 4 दरवाजे जैसे हुए या एक ही दरवाजा, और वो दरवाजे किसे, लकड़ी के बने होते थे, और उन्हें खींच लिया जाता था रात को, हर रात को, और उनको बंद कर दिया जाता था, और खाई ही सारी चारों तरफ बचती थी। तो ये सुरक्षा के नियम जो अपनाए गए, इस तरह से ये हुई सुरक्षा व्यवस्था। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के वो शहर हुआ करते थे। जो दरवाजे होते विशाल बड़े बड़े होते थे और लोहे के बने होते, जिन्हें खोलना आसान नहीं होता था बचने के लिए। फिर तीसरा जो है श्रेणियों की भूमिका। ये श्रेणियां क्या होती, देखिए व्यापारियों के समूह को उस समय कहा जाता था श्रेणियां, याद रखना। जैसे आजकल कहा जाता है इनको यूनियंस, है ना, तो इंग्लिश में, तो उस समय इनको श्रेणियां कहा जाता था। इसका जो वर्जन है वो श्रेणियां हैं। तो श्रेणियों का काम क्यों बनाए गए, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, कि जब आप मजबूती के साथ 4 इकट्ठे होते हैं, ग्रुप्स में, समूह में बात करेंगे, तो वो सशक्त होती है, वो संस्था सशक्त होती है। जैसे कि आजकल जो है किसानों की जो श्रेणियां बन गई हैं, टीचर्स की होती हैं या वकील की होती है, हर कोई जो है एक जो है ग्रुप समूह बनाता है, उसका अपना एक प्रधान होता है जो उस श्रेणी के लिए कार्य करता है। बीच बीच में जो है वो बुलाए जाते हैं, अधिवेशन बुलाए जाते हैं, वहाँ पर बात रखी जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या जो उसमें अच्छा किया जा सकता है। तो वैसी ही श्रेणियाँ उस समय स्थापित हुई, किसकी, जो व्यापारिक वर्ग थी, उनको ये श्रेणियाँ कहा गया। क्लियर है। इनका काम कार्य क्या होता है, देखिए एक तो सबसे पहले कि जो भी माल जो है, उत्पाद जो होगा वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारा जो है मांग और भी बढ़े। तो इसलिए गुणवत्ता का ध्यान रखना ये सभी के लिए नियम होते थे। सभी के लिए, जितने भी व्यापारी वर्ग होता था, वो अगर बनाएगा किसी चीज़ को तो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। एक ये चीज़ क्या रखता है, जो मूल्य होगा वो एक समान होगा। ऐसा नहीं कि एक का समान है, समान बराबर ही, लेकिन एक ज़्यादा मूल्य ले रहा है, कम ले रहा है, तो वो भी ध्यान रखा जाता है, ताकि बराबर के साथ जो है निपटारा किया जाए सभी के साथ। घटिया माल का उत्पादन ना हो, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। और इसके अलावा और भी चीज़ें, देखिए कई बार जो है बीमारी हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, या वृद्धावस्था के टाइम में, तो श्रेणियों का कार्य क्या होता था कि ऐसी अवस्थाओं में जो है एक दूसरे की सहायता करना, इसलिए भी श्रेणियां जो है वो बनती थी। तो इनकी भूमिका भी किसकी रही, नगरों की विशेषता है, तो नगरों में ही बनी है। नगर किसके कारण हुए, व्यापारियों के कारण स्थापित हुआ, और व्यापारियों ने क्या बनाई, श्रेणियां बनाई। तो इस प्रकार से ये नगरों की विशेषता है। फिर ऐसे नगर भी थे जो कैथेड्रल नगर कहलाते थे। ऐसे भी नगर थे, कैसे नगर थे, जिन्हें कैथेड्रल नगर का, कैथेड्रल को एक विशेष प्रकार के चर्च होते थे जो बड़े आकार के होते थे। एक ऐसा भूखंड जहाँ पर चर्च की ही भूमि होती थी, और उस पर बाग बगीचे भी होते थे, और एक सुंदर बीच में जो है क्या बनाया जाता था, एक भव्य जो है वो चर्च बनाया जाता था, जिसे कैथेड्रल जो है वो कहा जाता था। और उसके चारों तरफ आकर लोग बसना शुरू हो जाते थे, बड़े बड़े शहर बन जाते थे, नगर स्थापित हो जाए, उन्हें कहा जाता था कैथेड्रल नगर। क्लियर है, उनको क्या कहा जाता था, कैथेड्रल नगर, याद रखना। तो ये जरूरी है कि ऐसे नगर भी स्थापित हो। और एक और चीज़ है कि ये जो चर्च थे इतने सुंदर बने थे अपने समय में, कि यहाँ की जो आवाज़ें थी वो दूर तक, चाहे वो किसी प्रकार का, चाहे वो मंत्र जाप हो रहा है, कुछ भी प्रार्थनाएं हो रही है, वो सारे शहरों में गूंजती थी। इसके अलावा इनके जो शीशे होते थे वो कलरफुल शीशे होते थे, और उसके ऊपर ईसा मसीह की पिक्चर बनी होती। और जब रात होती थी, अंदर जब मोमबत्ती जलती थी, लाइट होती थी, तो शीशों के ऊपर जो बनी हुई तस्वीरें बड़ी सुंदर लगती थी बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से नया तरीका था लोगों को जो है अपने धर्म की तरफ आकर्षित करने का, और इसलिए यहाँ के जो नगर स्थापित हुए उनको कहा गया कैथेड्रल नगर। क्लियर हो गया। ये है नगरों की विशेषता, उस समय किस तरह के नगर जो हुआ करते थे। अब बात करते हैं, ये देखने की बात है कि आप लोगों को कितना ये चीज़ याद रही। इससे आपको लगेगा पता मेरी स्मरण शक्ति क्या है, मेरी सुनने की शक्ति क्या है। अब चलते हैं तीसरा राज्यों का गठन। ये राज्य क्या हुआ, राज्य हुए नए नए जो है वो देश जो है बनना, उसमें राष्ट्रीय राज्य बनना, राष्ट्रीय ऐसे जहाँ राष्ट्रीयता की भावना थी, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्पेन होगा, पुर्तगाल होगा, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी होगा। ये नए राज्य जो उस समय स्थापित हुए, इनका गठन कैसे हुआ, कैसे ये गठित हुए, कैसे बने ये। तो ये कहता है 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 15वीं शताब्दी में जो सामंतवाद का अंत हो गया, और उसके साथ ही प्रारंभ हो गया था नए राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, क्योंकि अब राजा को सशक्त कर दिया गया। राजा जो है बड़े हो गए थे, पोप से भी बड़े, और छोटे छोटे जो सामंत थे उनसे भी बड़े हो गए थे। तो उन्होंने अपने अधीन एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, एक बड़े राज्य को स्थापित किया, और जैसे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये, और इस प्रकार से नए देश ये बने। क्लियर हो गया, इनका सिरिगनेश हुआ। क्लियर हो गया। किसके बाद हुआ, ये सामंतवादी व्यवस्था। और सामंतवादी व्यवस्था में कोई इस प्रकार का राज्य नहीं था, केवल मात्र जो
सामंत होते थे और उनका जो मेनर होता था केवल उसी को, मेनर जो होता था केवल उसी को ही अपना राष्ट्र जो वो मान लेते थे। एक तरह से उनकी दुनिया वहीं शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी। कोई राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी, कोई देश नहीं था। तो ये कब शुरू हुआ? जब सामंतवाद खत्म हुआ, उसके पश्चात ही नए जो है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या मानते थे, अगर फ्लोरेंस नगर है, फ्लोरेंस का जो सामंत है वो उसी को ही अपना जो है वो बड़ा देश मान लेते थे, जिनेवा को ही, वेनिस को ही। तो ये कहीं भी राष्ट्रीयता नहीं थी, राष्ट्र खंड खंड में विभाजित था। अब आता है राष्ट्रीय जो राज्य बने, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। कब? 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये शुरू हो गया था यूरोप में नए राष्ट्रीय राज्यों का बनना। तो ये किसके कारण हुए, इसके पीछे कारण क्या थे? पहला सामंतवाद का पतन, जिसकी चर्चा बार बार हम कर रहे हैं। पतन हो गया किसके कारण? सबसे इंपॉर्टेंट था पतन। देखिए, तो इनको विशेषाधिकार थे। जब तक इनके पास विशेषाधिकार थे, लोगों को इन्होंने अपने कैप्चर रखा, अपने हाथों में रखा, मुट्ठी में रखा, बांधे रखा, कोई कुछ नहीं कर पाया। और इनकी शक्ति बढ़ती गई और ये कोई नगर स्थापित नहीं हो पाए, कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई जिससे उनका वर्चस्व कम होता हो, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारे अधिकार थे उनके पास। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? सामंतों का पतन हुआ। किसके कारण? युद्ध हुए, धर्म युद्ध हुए और वहां पर ये मारे गए, बहुत सारी सेना भी और ये भी मारे गए। इससे कहा सामंतों का पतन हुआ। और क्या हुआ? अब व्यवस्था हुई, क्योंकि अब राजा जो है शक्तिशाली हो गए, सामंत कमजोर पड़ गए और नए राज्यों का उत्थान हुआ राजाओं के अधीन। क्लियर हो गया? फिर दूसरा हम करें, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना कैसे हुई, इंग्लैंड कैसे बना, स्पेन कैसे, पुर्तगाल कैसे बना। दूसरा है चर्च का प्रभाव, कि उस समय चर्च, सामंतवाद के समय में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर संस्था थी तो वो चर्च ही थे। आपने पढ़ा ना कि राजा भी जो है, राजा को भी उसके आगे झुकना पड़ता था। किसके आगे? पोप के आगे, चर्च के आगे। तो सबसे बड़ा जो है एक संस्था के तौर पर कौन थी? चर्च हुआ करते थे। लेकिन अब पोप ने आह्वान किया कि जाइए धर्म युद्ध कीजिए, जेरूसलम को छुड़ाइए। तो हुआ क्या? वहां पर जब गए तो हार गए, बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हारे और वो मारे गए, उनके सैनिक ही मारे गए, वो खुद भी मारे गए। इससे क्या हुआ? पोप की भी हानि हुई, सामंतवाद का भी पतन हुआ। तो सामंत ही पोप को मानते थे। ठीक है, जो आदर सत्कार जो होता था वो इनकी तरफ से ही इनका सबसे ज्यादा। तो ये संस्थाएं जब खत्म हुई, जो इनके अधीन हुआ करती थी वही खत्म हो गया। तो ये इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो भी, उनका भी जो है सम्मान कम हो गया। मतलब एक जो चर्च का जो सम्मान जो कभी बड़ा हुआ करता था उसको गहरा आघात लगा और वो अब पोप की शक्ति जो है निर्बल पड़ गई, कमजोर पड़ गई। किसके कारण? इन्हीं धर्म युद्धों के कारण। तो अब शक्ति किसकी बढ़ गई? राजा की। राष्ट्रीय राज्य को उत्थान का अवसर प्राप्त हुआ इनके कमजोर होने से। अगर ये कमजोर नहीं होती संस्था तो शायद यही जो है राज कर रही होती, राजा कोई शासन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए यह स्वर्ण अवसर मिला, किस लिए? शासकों को। फिर तीसरा आता है धर्म युद्ध, जिसकी चर्चा बार बार कर रहा हूं। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में युद्ध हुए और इसमें निरकुश एक, देखिए और क्या हुआ, थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर, कि जब ये गए जेरूसलम में, पश्चिमी एशिया की तरफ ये जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो स्थापित है राजनीतिक जो स्थिति है वो कैसी, हमारे से विपरीत है। हमारे यहाँ पर सामंतवाद व्यवस्था और सामंत ज़्यादा ताकतवर है और राजा जो है वो ताकतवर नहीं है। लेकिन इन जगह के ऊपर निरंकुश राजतंत्र था, मतलब राजा ही सबसे ताकतवर था, उसकी असीम शक्तियां थी, राजा के अधीन जो है सारे काम हो रहे थे और अच्छी तरह से हो रहे। उन्होंने देखा कि वहां की जो भव्यता थी, वहां के जो नगर थे हमारे से भी भव्य थे। तो ये देख किसके कारण हुआ था? इन निरंकुश राजतंत्र के कारण। तो वो चाहते हैं कि हम भी अपने देश में राजा हो तो ऐसे ही हो और ऐसे ही स्थापना हमारे देश में भी होनी चाहिए, निरंकुश राजतंत्र, राजा के अधीन में ही सारी जो है राजनीतिक शक्तियां होनी चाहिए। तो ये कहां से मिला उन्हें आइडिया? धर्म युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया से। ठीक है, तो इस प्रकार से आने वाले समय में जब वो वापस हुए तो उन्होंने बजाय अपने पोप को ज्यादा सहयोग दिया, किसको दिया? शासकों को सहयोग दिया, क्योंकि वो क्या चाहते थे? निरंकुश राजतंत्र, एक ऐसी सत्ता चाहते थे जो देश को ताकतवर बनाए, स्ट्रांग बनाए। चौथा आता है मध्य वर्ग का उत्थान, जिसकी चर्चा भी पहले कर चुके हैं। मध्य वर्ग कौन सा हुआ? मध्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, व्यापारी, जिसके पास पैसे की कमी नहीं हुई, पैसा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास आया। अब इस मध्यम वर्ग का जो है किससे? सामंतों के साथ संघर्ष। सामंत, और ये बिल्कुल सामंत अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते थे। तो अब संपत्ति धीरे धीरे किसके पास आने लगी? सामंतों के बजाय इन लोगों के पास ज्यादा आने लगे, व्यापारी वर्ग के, पूंजीपति वर्ग, और उनसे भी ज्यादा भव्य महलों में रहने लगे। तो ईर्ष्या द्वेष दोनों में बढ़ गया।
तो अब क्या थे, अब इन्होंने देखा सामंतवादों का पतन हो रहा था, मर रहे थे धर्म युद्धों में, अब वो कम बचे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये शासकों को जो है मजबूत बनाना। उन्होंने देखा था ना जाकर कहां पे, जेरूसलम में, कि वहां पर राजतंत्र है, तो उसी तक तंत्र वो स्थापित करना चाहते, इसलिए उन्होंने टैक्स देना शुरू किया और राजाओं को पैसे से जो है सहायता करना शुरू की। इससे राजाओं ने जो अपने आप को एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, आधुनिक सेना का गठन किया, और जो थोड़े बहुत सामंत बचे थे उनकी सेना को भी खत्म किया, और राजा जो है वो क्या बन गए, अपने देश के मालिक बन गए, और इस प्रकार से नए नए राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। यह चौथा कारण। पांचवा, शक्तिशाली शासकों का उत्थान, कि जो शासक हुए उनमें योग्यता भी थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो भी जिस देश में जो राजा है, खासतौर पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 11वां जो लुई 11वां था, फ्रांस का राजा था वह 11वां लुई या लुई 11वां, और इंग्लैंड का था हेनरी 7वां, और स्पेन में था फर्डिनेंड और इजाबेला, और ऑस्ट्रेलिया में थे मैक्समिलन। ये वो शासक थे जो योग्य शासक थे, और इन्होंने जो राष्ट्रों की स्थापना की वो उत्तम हुए, अच्छे क्वालिटी के राष्ट्र जो स्थापित किए। उत्तम कोटि का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्रेसिव थे। आज देखिए ये सारे के सारे जो जिन देशों की बात कर रहा हूं, वो फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, ये दुनिया के नंबर 1 जो है वो राज्य है, देश है। किसके कारण? कहीं ना कहीं जो है शक्तिशाली शासक रहे, उन्होंने अच्छी व्यवस्था दी, लोगों को जहां फ्लोरिश कर पाए, अच्छी व्यवस्था स्थापित। तो इस प्रकार से आधुनिक हथियारों से लैस जो है इनकी सेना थी, और इस कारण इन्होंने सुगमता से अपने जो राज्य थे उनको आज़ाद भी किया और एक स्वतंत्रता भी दी अपने राज्यों को। और आज उनका देश के, विश्व के मानचित्र में उनका जो नाम आता है, इंग्लैंड का भी और स्पेन का भी, ऑस्ट्रिया का भी, जितने भी देश हैं, फ्रांस है या जर्मनी है, ये सारे देश जो है उसी व्यवस्था के अधीन जो है अलग हुए। और एक किसके कारण? ये सारी हम चीज़ें पढ़ रही हैं कि राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान इसलिए भी हो सका क्योंकि ताकतवर जो है वो शासक भी सामने आए। छठा आता है विद्वानों के लेख। ये जो है विद्वानों के लेख, देखिए बहुत सारी क्रांतियां जितने भी मैंने पीछे आपको दिया ना, 1885 और 1917 रशिया, तो ये सारी क्रांतियां किनके कारण? इन्हीं जो लिखने वाले लोग थे उस समय, लोग जो है पत्रकारिता या कुछ भी लेख लिखे जाने लगे थे, लोग जो पढ़ने लगे थे, और उनके विचारों से जो है, जैसे हम रात को जब भी समाचार देखते हैं तो उनका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा ऐसा हो गया, बिहार में ऐसा हो गया, तो ऐसी ही उस जानकारी, देखिए आज भी जो है, देखिए मीडिया इतना खतरनाक स्थिति में आ गया है कि कहीं भी अगर कोई बड़ा जो है विद्रोह करना है तो आपका मोबाइल इतना खतरनाक, एक छोटा मोटा जो है मीडिया का कार्य कर रहा है, और हर जगह विद्रोह जहां हो रहे हैं वहां पर मोबाइल्स का जो है मैसेज जो है वो काउंट हो रहे हैं। तो वैसे ही उस समय विद्वान जो लेख लिखते थे उसका प्रभाव पड़ता था। और विद्वान देखिए इटली के जो लेखक थे जिनका नाम था मैकियावली, और फ्रांसीसी जिनका लेखक का नाम था वोदिन, और इंग्लैंड के लेखक का नाम था थॉमस हॉबस। ये 3 ऐसे लेखक थे जिन्होंने पश्चिमी एशिया में जो है वो तहलका मचा के रख दिया उनके विचारों ने, क्योंकि वो लेखक थे जो जेरूसलम में आए थे और उन्होंने उनके विचारों से उत्प्रेरित हुआ कि ऐसा राजतंत्र, जो निरंकुश राजतंत्र उन्होंने देखा था, उसको उन्होंने उसकी तस्वीर जो है वो कहाँ करी, यूरोप में जाकर जो पेश की, लोगों को बताया कि ऐसा राजतंत्र, उसकी प्रशंसा की भारी, और अन्य सभी प्रकार की प्रणालियों से उसको उत्तम बताया कि हमारी जो प्रणाली है शासन करने की वो बेकार है, ये है वो शासन प्रणाली जो हमें स्थापित करनी चाहिए, और उससे हम क्या होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। और लोगों को इसके लिए जो है वो कहा गया कि वो आ गया, और इसी प्रकार से लोगों के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और इस प्रकार से वहाँ पर किसकी स्थापना हुई? राजतंत्र की स्थापना हुई, राजाओं के शासन जो शुरू हुए और एक अलग अलग देशों की स्थापना हुई। क्लियर हो गया? तो ये 6 कारण थे जो स्वतंत्र देश बने, राष्ट्रीय राज्य बने, उसकी कल्पना 6 इन कारणों से ही संभव हो पाई। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही, जितना हम पढ़ सके, समझ सके, उतना ही पढ़ना चाहिए। अब अंतिम में 2 लाइनें और सुनेंगे प्लीज, जरूरी है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है, और मैं इनके इन वाक्यों से बहुत बहुत जो है वो मेल रखता हूं, मानता हूं। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल एकदम सत्य है। मैं हमेशा कुछ एक लाइनें कहता हूँ कि तुम जरा सा रंग भर जाओ जिंदगी में, एक आध फूल खिला जाओ तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। तुम कर जाओ, तुम बना जाओ धरा पर ही कुछ स्वर्ग सा, तुम कर जाओ, बना जाओ धरा पर ही कुछ स्वर्ग सा, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। हमारा जो ध्येय होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, वो केवल अपने धर्म तक सीमित ना होकर दूसरे धर्मों को भी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। अलग चीज़ है कि जिनकी जो बुराइयां हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो, इसका जरूर ख्याल रखिएगा। और आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।